हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फाउंटेन रिसर्च पर। तो आज की हमारी क्लास रहेगी पॉलिटी की और आज हम पढ़ेंगे एमसीक्यूज 2010 से और 2023 तक के प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन हम इसमें डिस्कशन करेंगे। तो आज की जो क्लास है उसमें हम 2010 के प्रीवियस के पॉलिटी में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला क्या होगा? मौलिक अधिकार। सेकंड होगा मौलिक कर्तव्य। थर्ड है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। भारत के संविधान करके कौन सा या कौन से प्रावधान भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम द्वारा परिपूरित किए जाते हैं। तो इसमें हमें बताना है कि जो भारतीय संविधान है इसके अनुसार जो चर्चा की गई है वो कौन सा सही होगा इसमें से। तो इसमें होगा थर्ड वाला। कौन सा हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा, सॉरी, थर्ड वाला कौन सा हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा ओनली 3। जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, इसके बारे में इसमें चर्चा की गई है और ये भारत के संविधान के कौन से प्रावधान में है। तो इसमें किसकी चर्चा की गई है? राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है इसके बारे में चर्चा की गई है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कानून अथवा तथ्यों के मामले में भारत के राष्ट्रपति को सलाह देता है। जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, कौन सा? भारत का सर्वोच्च न्यायालय कानून अथवा जो तथ्य होते हैं उनके मामले में भारत के राष्ट्रपति को सलाह कौन देता है? तो पहला हो जाएगा स्वयं अपनी पहल पर। किस पर? पहला क्या हो जाएगा? स्वयं अपनी पहल पर, यानी कि सार्वजनिक हित से जुड़े किसी बड़े मामले पर। सेकंड क्या हो जाएगा? यदि वह ऐसी सलाह मांगे। क्या हो जाएगा? यदि वह ऐसी सलाह मांगे। थर्ड हो जाएगा इसमें सिर्फ उन्हीं मामलों में जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ हो। तो अब इसमें पूछा गया है इन तीनों में से कौन सा कथन इसमें से सत्य हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा इसमें से सही? वो हो जाएगा केवल सेकंड वाला। कौन सा हो जाएगा? केवल सेकंड वाला, यानी कि यदि वह सलाह मांगे तो इसमें सलाह दी जाएगी। यदि सलाह मांगता है तो उसको सलाह दी जाएगी। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। लोक अदालतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब इसमें से पूछा गया लोक अदालतों के संबंध में कौन सा कथन इसमें से सही होगा। फर्स्ट हो जाएगा लोक अदालतों का क्षेत्राधिकार मामलों के जो मुकदमे हैं वह पहले से ही उनके समाधान का है, ना कि ऐसे मामलों के समाधान का जो किसी न्यायालय में लंबित हो। तो पहले में क्या कह रहा है? जो लोक अदालत का जो क्षेत्राधिकार होता है उससे जुड़े जो भी मामले हैं मुकदमे के पहले, किसके पहले? मुकदमे के पहले ही समाधान उनके जो होते हैं वो क्या हो जाता है? समाधान का होता है, ना कि ऐसे मामले का समाधान जो किसी न्यायालय में लंबित हो, जो कि किसी न्यायालय में लंबित हो। सेकंड हो जाएगा लोक अदालतों का केवल सिविल मामलों में दखल है, आपराधिक मामलों में नहीं। तो जो लोक अदालत होती हैं उनका किसमें दखल है? सिविल मामलों में है, आपराधिक मामलों में नहीं है। थर्ड आ जाता है प्रत्येक लोक अदालत सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायिक नहीं है, अधिकारी ही हो सकते हैं, दूसरे व्यक्ति नहीं। इसमें क्या कह रहा है कि जो लोक अदालत है, लोक अदालत में जो सेवानिवृत्त है, जो सेवा करते हैं वो न्यायिक अधिकारी हो सकते हैं, जो न्यायिक अधिकारी हो सकते हैं, ना कि कोई दूसरा व्यक्ति हो सकता है। फोर्थ आता है उपरोक्त कथन में से कोई भी जो इसका कथन है, सॉरी कथन की जगह होगा कथन, कथन सही है, कथन सही नहीं है। तो इन चारों में से इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? उपरोक्त में से इसमें से कोई सा भी सही नहीं है अगर लोक अदालत के संदर्भ में बात की जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 4 आ जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935
कौन सा हो जाएगा? 1935 में उल्लिखित निर्देशों के दस्तावेज इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन भारत के संविधान में 1950 कि किस रूप में समाहित किए गए हैं? मौलिक अधिकार के रूप में, या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत में, या राज्य की कार्यपालिका शक्ति का परिमाण करने में, या फिर भारत सरकार की कार्रवाई का संचालन करने में। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा, जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। जो भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो उल्लिखित दस्तावेज दे रखे हैं वो भारत के संविधान के 1950 के किस रूप में समाहित किए गए हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत के रूप में समाहित किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, इसमें से पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा वित्त आयोग प्रत्येक अनुशंसा को संसद के सदन में रखने के लिए बाध्य करता है? संसद के सदन में रखने के लिए बाध्य करता है। फर्स्ट हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति, या फिर लोकसभा के अध्यक्ष, या भारत के प्रधानमंत्री, या फिर केंद्रीय वित्त मंत्री। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा इसमें से भारत के राष्ट्रपति। तो वित्त आयोग की जो प्रत्येक अनुशंसा को संसद के सदन में रखने के लिए बाध्य कर सकता है, भारत के राष्ट्रपति हैं वो बाध्य कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आता है, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय बजट को तैयार करने तथा संसद में उसे प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सा केंद्रीय बजट है जो संसद में प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा? राजस्व विभाग, या फिर आर्थिक मामलों का विभाग, या फिर वित्तीय सेवाओं का विभाग, या फिर व्यय का विभाग? तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक मामलों का विभाग। जो आर्थिक मामलों का विभाग है वो केंद्रीय बजट को तैयार करने तथा संसद में प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाएगा, इसमें से राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति 2007 के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें से जो राष्ट्रीय पुनर्वास पुनर्स्थापन नीति है 2007, इसमें से कौन सा सही होगा? यह नीति उन्हीं व्यक्तियों पर लागू होती है जो किस पर लागू, जो की परियोजनाओं, किस पर? परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण से प्रभावित होते हैं, किसी अन्य कारण से अनैच्छिक विस्थापन पर नहीं होते हैं। सेकंड हो जाएगा, इस नीति का जो सूत्रण सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने किया है। तो उपयुक्त में से इसमें से कौन सा सही होगा? तो इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो होगा डी। फर्स्ट और सेकंड दोनों इसमें से नहीं होंगे। कौन सा? ना ही इसमें से फर्स्ट करेक्ट होगा, ना ही सेकंड होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, ना तो एक और ना ही दो, दोनों इसमें से नहीं होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसके लिए? भारत जिला स्तर उपभोक्ता विवाद का जो निवारण है, किसका? उपभोक्ता विवाद का जो निर्माण है उसके संबंध में कौन सा कथन सही होगा? तो फर्स्ट हो जाएगा, राज्य सरकार यदि उचित समझे तो जिले में से अधिक जिला फोरमों की स्थापना कर सकती है। सेकेंड हो जाएगा, जिला फोरम एक सदस्य महिला होगी। थर्ड हो जाएगा, जिला फोरम उन्हीं शिकायतों को हाथ लेता है जहां की वस्तु अथवा सेवाओं का मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक होता है। फोर्थ हो जाए, किसी बेची गई वस्तु अथवा प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में जिला फोरम में शिकायत राज्य सरकार द्वारा उपभोक्ताओं के सामान्य हित उनके प्रतिनिधि के तौर पर की जा सके। तो इसमें से करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जिला फोरम उन्हीं शिकायतों को हाथ में लेता है जहां की वस्तु अथवा सेवाओं का मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होता है। किसको हाथ में लेता है? जहां का मूल्य और जहां की जो सेवाएं हो गई, सेवाओं का जो मूल्य हो गया 50 लाख से अधिक नहीं होता है, उन्हीं को
लेता है। तो जो भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण है वो किसको लेता है? जिला फोरम उन्हीं शिकायतों को अपने हाथ में लेगा जहां की वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य 50 लाख से अधिक नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 9 आ जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी करों तथा शुल्कों के निवारण के संबंध में राज्यपाल से अनुशंसा कर सकता है जो कि उस राज्य विशेष में पंचायतों द्वारा विनियोग किए जाते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? जिला आयोजन समिति या फिर जिला वित्त आयोग या राज्य का वित्त मंत्री या फिर राज्य का पंचायती राज मंत्रालय। तो राइट आंसर हो जाएगा राज्य वित्त मंत्री। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। निम्नलिखित कथन पर विचार करें, भारत के प्रतिभूति विनिमय तथा फ्यूचर मार्केट्स के लेन देन पर कर जो कर है वह कौन लगाता है? केंद्र द्वारा लगाए जाते हैं या फिर राज्य द्वारा संग्रह किए जाते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से सही होगा? तो कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर? ए, यानी कि केवल एक केंद्र द्वारा लगाए जाते हैं। जो भारत के प्रतिभूति या विनिमय या फ्यूचर मार्केट्स के जो लेन देन है उस पर कर केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं। तो आज की क्लास रहेगी यहीं तक। कल करेंगे हम 2011 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।